Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the second chapter, Kings and Kingdoms from the class 7 Social Science History book. It is the second chapter from the class 7 Social Science History book and इसका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है बच्चों, तो अगर उसको तुम लोगों ने नहीं देखा है तो उसको चैनल पे जाकर के देख सकते हो या फिर उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम इस पीडीएफ को पढ़ना भी चाहते हो या फिर डाउनलोड भी करना चाहते हो तो उसका भी लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसकी वजह से तुम उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो या फिर वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो। और बच्चों, अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल द सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड रहो। या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। अगर तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। The chapter which we are going to discuss, the question answer of the chapter which we are going to discuss is the kings and kingdoms. तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है Who were the राष्ट्रकूटास and how did they become powerful? राष्ट्रकूटा कौन थे और वो सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे हुए? तो इसका आंसर है The राष्ट्रकूटास were a dynasty in the Deccan. राष्ट्रकूटा डेक्कन का एक डायनेस्टी था, साम्राज्य था। They were originally under the चालुक्यास of कर्नाटका। वो कर्नाटका के जो चालुक्यास थे उनके अंडर में रहते थे। बट दंती दुर्गा डिफीटेड हिज चालुक्य रूलर एंड बिकेम इंडिपेंडेंट। ठीक, तो राष्ट्रकूटा में एक दंती दुर्गा राजा हुआ था जो कि चालुक्य रूलर को हरा करके एक आजाद अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ऑलराइट, इट वाज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? ठीक है, तीन संधीय स्ट्रगल क्या थी? व्हाट वाज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल? इसका जो आंसर है द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वाज अ लॉन्ग फाइट बिटवीन द डायनेस्टीज। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो था वो बहुत लंबा युद्ध था तीन डायनेस्टीज के बीच में, तीन साम्राज्यों के बीच में। तो साम्राज्य थे गुर्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूटास एंड पालास। Okay, these were the dynasties which fought under the tripartite struggle for control over the important city of कन्नौज in the गंगा वैली। और ये लोग लड़ते थे ताकि वो गंगा वैली के पास जो कन्नौज शहर है उसके ऊपर कब्जा कर सके, उनके ऊपर वर्चस्व बन सके इनका। Alright, so it was the tripartite struggle in our second question. Our third question is what were प्रशस्तिज and why were they written? प्रशस्ति क्या थे और उन्हें लिखा क्यों गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशस्तिज वर इंस्क्रिप्शंस रिटन बाय ब्राह्मण्स टू प्रेज किंग्स। प्रशस्तिज वो इंस्क्रिप्शंस थे जिसे ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया था राजाओं की तारीफ करने के लिए। दे डिस्क्राइब द किंग्स विक्ट्रीज एंड ग्रेट क्वालिटीज। वो राजा के जीत को और उनके बहुत बढ़िया क्वालिटीज को जो वो डिस्क्राइब करते थे। इवन इफ सम डिटेल्स वर एग्जैगरेटेड, और यहाँ तक कि अगर कोई डिटेल जो है ज्यादा बढ़ा करके भी लिखा जा रहा है तो वो सब भी उसमें मेंशन रहा करता था। ऑलराइट, इट वाज आंसर टू आवर थर्ड क्वेश्चन की प्रशस्ति क्या थे और उसे क्यों लिखा जाता था। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड द चोला रूलर्स इंप्रूव फार्मिंग? चोला रूलर्स जो थे उन्होंने खेती बाड़ी यानी फार्मिंग को कैसे इंप्रूव किया? तो इसका आंसर है द चोला बिल्ड कैनाल्स, वेल्स एंड एम्बैंकमेंट्स टू प्रोवाइड वाटर फॉर फार्मिंग। जो चोला रूलर्स थे उन्होंने नहर बनाए, कुएं खुदवाए और मेड़ जैसी चीजें, मतलब कि पानी को बांध करके रखने का कोशिश किया ताकि किसानी में, खेती बाड़ी में उससे बहुत ज्यादा मदद मिल सके। दे ऑल्सो क्लियर्ड फॉरेस्ट टू क्रिएट मोर फार्म लैंड। उन्होंने जंगलों की भी सफाई की ताकि खेती बाड़ी के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन बन सके। एंड यूज द कावेरी रिवर टू इरिगेट क्रॉप्स। और उन्होंने कावेरी नदी को भी इस्तेमाल किया ताकि वो क्रॉप को जो है सिंचाई कर सके, फसल को भी सिंचाई कर सके। सो दिस इज हाउ चोला रूलर्स इंप्रूव फार्मिंग। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ वर मेंबर्स चूजन फॉर विलेज काउंसिल्स इन चोला रूल? चोला रूल के समय में मेंबर्स जो है विलेज काउंसिल के जो हुआ करते थे उन्हें कैसे चुना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा मेंबर्स ऑफ द विलेज काउंसिल्स, सभा, विलेज काउंसिल के जो मेंबर थे, जो सभा के लोग थे, वर चूजन थ्रू अ लॉटरी सिस्टम। उनको लॉटरी सिस्टम की मदद से चुना जाता था। देयर नेम्स वर रिटन ऑन पाम लीव्स एंड पिक्ड फ्रॉम अ पॉट। उनके नाम एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया जाता था और वो जो मेंबर के, जो काउंसिल के जो हेड हुआ करते थे, उनको चूज किया जाता था, चुना जाता था उस पॉट में से नाम को निकाल करके। सो इट इज आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ डिड न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी? नए साम्राज्य कैसे बने 7th सेंचुरी में? तो आफ्टर द 7th सेंचुरी मेनी बिग लैंडलॉर्ड्स एंड वॉरियर चीफ्स गेन्ड पावर। तो 7th सेंचुरी के बाद में बहुत सारे ऐसे जमींदार थे और योद्धा थे, तो उन लोगों के पास बहुत ताकत हुआ। दे हैव गेन्ड मच मोर पावर। दे फर्स्ट वर्कड अंडर बिगर किंग्स बट लैटर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। वो लोग पहले बड़े बड़े राजाओं के अंडर में थे लेकिन बाद में उनको आजाद घोषित कर दिया गया। सम लाइक दंती दुर्गा ऑफ द राष्ट्रकूटास, तो कुछ थे जैसे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दंती दुर्गा थे। ओवरथ्रू देयर रूलर्स, तो उन्होंने अपने राजाओं को ही हटा दिया था। अदर्स लाइक मयूर शर्मन एंड हरिचंद्र, और भी दूसरे थे जैसे मयूर शर्मन और हरिचंद्र जैसे,
वर ब्राह्मण्स हु बिकेम किंग ऑफ यूजिंग देयर मिलिट्री स्किल्स। तो ये वो ब्राह्मण थे जो अपने युद्ध का कौशल इस्तेमाल करके क्षत्रिय बन गए थे। मतलब देखो धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, पंडित ब्राह्मण जो थे वो लोग भी क्षत्रिय बन जा रहे हैं। तो इस तरीके का पंडित ब्राह्मण था उस समय में भी जो अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, लेकिन हिंदुज्म बरकरार रखे थे, लेकिन फिर भी हिंदुज्म में भी वो लोग अपना धर्म तो बदल ले रहे हैं ना, तो इस तरीके से वो लोग अपना धर्म भी बदल ले रहे थे। These new kings collected taxes and maintained armies to strengthen their rule। अब ये जो नए राजा बने तो ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और आर्मी सेना को भी मेंटेन करते थे ताकि इनका ताकत जो है और ज्यादा बढ़ सके। इट इज आंसर टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि डायनेस्टीज जो है वो कैसे उभरे 7th सेंचुरी में। आवर सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर एंड एक्सपैंड देयर किंगडम। चोलाओं की ताकत जो है वो कैसे बढ़ी और उनका साम्राज्य किस तरीके से बढ़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा द चोलास वर ओरिजिनली स्मॉल चीफ्स अंडर द पल्लवास। चोला जो थे वो छोटे छोटे मुखिया था पल्लवा के अंडर में। विजय चोला डिफीटेड द मुट्टरियार चीफ्स एंड कैप्चर्ड द कावेरी डेल्टा। तो विजय चोला जो था उन्होंने मुट्टरियार चीफ्स के मुखिया को हराया और कावेरी डेल्टा पे कब्जा कर लिया। लेटर राजा राजा वन बिकेम ए स्ट्रॉन्ग रूलर एंड कंकर्ड मोर एरियाज। बाद में राजा राजा वन जो है वो और ज्यादा मजबूत राजा बने और उन लोगों ने जस्ट मोमेंट और उन लोगों ने बहुत सारे एरियाज को कंकर किया। ठीक है, उन लोगों पे बहुत सारे एरियाज पे अपना अधिपत्य जमाया। हिज सन राजेंद्र वन, तो राजा राजा वन का बेटा था राजेंद्र वन, कंटिन्यूड एक्सपैंडिंग द एम्पायर, और वो आगे भी साम्राज्यों को बढ़ाने में विस्तार करने में लगा रहा। They also built great temples like the बृहदेश्वर टेम्पल and improved administration and irrigation। इन लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए जैसे बृहदेश्वर मंदिर है और एडमिनिस्ट्रेशन और सिंचाई की व्यवस्था को भी ठीक किया। Alright, this was answer to our second question. Our third question is How was tax collected during the चोला पीरियड। चोला पीरियड के समय में टैक्स यानी कर वसूली जो है वो कैसे हुआ करता था। तो इसका आंसर है द चोलास कलेक्टेड टैक्स इन डिफरेंट वेज। चोला जो थे उन लोग टैक्स कलेक्ट करते थे अलग अलग तरीके से, बहुत सारे अलग अलग तरीके से। द मोस्ट कॉमन टैक्स वाज वेट्टी। सबसे कॉमन टैक्स जो था वो था वेट्टी, विच वाज पेड इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर, जिसे फोर्स्ड लेबर के रूप में पेड किया जाता था, उससे वसूला जाता था। अनदर टैक्स कार्डामेन वाज लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जमीन कर, जमीन से जो पैसा वसूली होता था, जो दूसरा था कार्डामेन नाम का। दे इवन टैक्स्ड हाउसेस, ये लोग मकानों पे भी टैक्स लगाते थे। लैडर्स, पाम ट्रीज एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। प्रकृति के द्वारा जो चीज दिया हुआ था, जैसे पाम का ट्री हो गया, खजूर का पेड़ हो गया, तो उन लोगों के किसी के पास अगर खजूर का भी पेड़ था तो बड़े बड़े राजा जो थे वो उन खजूर के पेड़ों पे भी टैक्स लगा दिए। किसी के पास अगर सीढ़ी है तो सीढ़ी पे भी टैक्स लगा दिया कि अगर वो सीढ़ी रख रहा है तो उससे पैसा लेना रहेगा। ट्रेडर्स ऑल्सो हैड टू पे टैक्सेस, जो व्यापारी हुआ करते थे उन लोगों को भी टैक्स पे करना पड़ता था। दिस मनी वॉज यूज फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, आर्मी मेंटेनेंस एंड विलेज डेवलपमेंट। अब तो इन पैसों की मदद से मंदिर बनाए जाते थे, सेना को संवार के रखा जाता था, अच्छे तरीके से रखा जाता था और गांवों का विकास किया जाता था। सो दिस इज हाउ द टैक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द चोला पीरियड एंड वाज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड। नाउ इट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन। आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई वर टेम्पल्स इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द चोला रूल। जो टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, तो चोला रूल के समय में वो मंदिर उतने इंपॉर्टेंट क्यों थे। तो इसका आंसर है टेम्पल्स वर नॉट जस्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इकोनॉमी एंड कल्चर। जो टेम्पल्स थे वो सिर्फ पूजा का जगह नहीं था, वो इकोनॉमी और कल्चर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था। पीपल लाइक प्रीस्ट्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड कुक्स वर्कड देयर। ठीक है, तो वैसे लोग जो कि पंडित थे, डांसर थे, नाचने वाले थे, गाने गाने वाले थे, खाना बनाने वाले थे, तो वो सब भी इस जगह पे काम करते थे। टेम्पल्स वर ऑल्सो वेल्दी बिकॉज किंग्स एंड रिच पीपल डोनेटेड लैंड टू देम। तो जो भी राजा हुआ करते थे या अमीर अमीर लोग भी जो हुआ करते थे उस समय में, तो वो लोग भी यहाँ पे अपनी जमीन को दान दिया करते थे। तो वो जो मंदिर हो गया था, तो मंदिर इसीलिए बहुत ज्यादा धनी भी हो गया था इन सब कारणों से। The land produced crops and the earnings were used to run the temple and support local people। तो वो जो लैंड, जो जमीन, जो मंदिर को दान में दे दिया जाता था, तो उन पे खेती बाड़ी करके अनाज उगाया जाता था और उससे जो है मंदिर चलाया जाता था और लोकल पीपल को सपोर्ट किया जाता था। अब लोकल पीपल जहाँ पे छोटे लोग का, जो छोटे काम करने वाले लोग हुआ करते थे, उन लोगों को सपोर्ट किया जाता था। ओके, ये नहीं कि उन लोगों को भी जमीन दे करके बस सपोर्ट, मतलब कि वो लोग भी हो सकता है कि उस जमीन में खेती बाड़ी करते होंगे, उगाते होंगे, तो इसलिए उनको हेल्प भी किया जाता होगा इस तरीके से लोकल पीपल को। इट वाज आंसर टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज How was the administration organized in Chola villages? Chola villages में administration कैसे organized हुआ? इसका आंसर है The Cholas had a well organized village administration। चोला का जो है वो अच्छा खासा well organized village administration था। Villages were grouped into units called नाडू। गांवों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया गया था, जिसे नाडू कहा जाने लग गया। The councils of villages were called सभा। ग्रामीण लोगों के जो भी जहां पे लोग जुटा करते थे उसे लोग सभा कहते हैं। फॉर ब्राह्मण विलेजेस एंड उर फॉर अदर विलेजेस। तो वो ब्राह्मण का जो विलेज हुआ करता था, तो वहां के लोगों का काउंसिल जो था उसे सभा कहा करते थे, और बाकी कोई अगर गांव बसा हुआ है तो उसे उर कहते थे। दीज काउंसिल्स कलेक्टेड टैक्सेस। ये काउंसिल जो थे ये टैक्स कलेक्ट करते थे।
सॉल्व डिस्प्यूट्स, दूसरे के मामलों को सॉल्व किया करते थे, किसी भी तरीके का अगर कहीं पे वाद विवाद हो गया तो इन सबके मामलों को ये लोग सॉल्व किया करते थे। एंड मैनेज्ड इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई का भी काम देखा करते थे। इन उत्तरा मेरूर इलेक्शंस फॉर द काउंसिल वर डन यूजिंग ए लॉटरी सिस्टम एंड पाम लीव्स। तो उत्तरा मेरूर में इलेक्शंस जो हुआ करते थे, यहाँ पे लॉटरी सिस्टम की मदद से मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता था। सो दिस इज हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन द चोला विलेजेस, कि गांव को नाडू में डिवाइड किया गया था, सभा थे, उर थे, और टैक्स कलेक्ट किया जाता था। इस तरीके से मेंबर्स को चुना जाता था इलेक्शन के थ्रू, लॉटरी सिस्टम के थ्रू। दिस वाज द एंड ऑफ द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। नाउ वी आर मूविंग टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो उसमें पहला है लेट्स रिकॉल मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग बच्चों यहाँ पे अच्छे से आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे कि बुक का जो क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहार राजस्थान, गुजरात और राजस्थान में पाए जाते थे, राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन में, पालास बंगाल और चोलास तमिलनाडु। दिस इज द आंसर फॉर्म ऑफ दैट मैच द फॉलोइंग। वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अपने बुक में कंप्लीट कर लेना इसको। आवर सेकंड क्वेश्चन इज हु वर द पार्टीज इन्वॉल्वड इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। वो कौन से पार्टीज थे, वो कौन से किंगडम थे, कौन से डायनेस्टीज थे जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में इंक्लूडेड थे, इन्वॉल्व थे। तो इसका आंसर है द थ्री पार्टीज इन्वॉल्वड इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वर द गुर्जर प्रतिहार, Rashtrakuta and Palas. These are the three dynasties or three parties who were involved in this tripartite struggle. They fought for control over the important city of Kannauj in the Ganga Valley. तो ये अपने अधिपत्य के लिए लड़ते थे कन्नौज के क्षेत्र में, गंगा वैली का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वहां पे। Alright, it was answer to our second question. Our third question is what were the qualifications necessary to become a member of a committee of the Sabha in the Chola Empire? तो चोला एम्पायर में किसी कमेटी का मेंबर बनने के लिए, सभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या जरूरी था? तो उसके लिए आंसर है The people had to own their land and pay taxes. लोगों के पास अपना जमीन होना चाहिए और वो टैक्स भी पे कर रहा हो। They must have a house of their own. उनके पास अपना घर होना चाहिए। They should be between 35 and 70 years old. वो 35 से लेकर के 70 साल के बीच में उनका उम्र होना चाहिए था। They had to be knowledgeable about the Vedas. उनको वेद का भी ज्ञान होना चाहिए था। They must be honest and experienced in administration. उनको शासन प्रशासन का भी जानकारी होना चाहिए था और ईमानदार भी होने चाहिए थे। ओके, तो अब यहाँ देख लेना बच्चों, ईमानदार का भी मेंशन किया गया, मतलब उस समय में भी बेईमान लोग थे। ठीक है, मतलब जो भी रहा होगा उनका साथी का हो या फिर दुश्मनी का हो, दुश्मन का तो वो तो दुश्मन ही हो गया, तो बेईमान रहेगा ही रहेगा। तो साथी वाले लोग में भी बेईमान हुआ करते थे, इसलिए ऑनेस्ट को भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। If someone was already a member of the committee in the past 3 years, they could not be elected again. अगर पहले के 3 सालों में अगर कोई इस कमेटी का मेंबर रह चुका था तो उसको दोबारा चुना नहीं जा सकता था। People who had not submitted their accounts or had done anything dishonest were not allowed to participate. तो वो जिन्होंने अपना अकाउंट्स का जानकारी नहीं जमा किया है या फिर किसी भी बेईमानी वाले काम में वो संलिप्त रहा है तो उसको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। So this is the answer or the requirements qualification to become a member in the Sabha of a Chola Empire. It was our third question. Our fourth question is what were the two major cities under the control of the चहमांस। तो जो चौहान थे, चहमांस बाद में इन्हें जाकर के चौहान कहा जाने लग गया। तो ये जो चौहान थे इनमें कौन कौन से सिटीज आते थे? तो इसका मोस्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली एंड अजमेर। दीज आर द टू मोस्ट पॉपुलर सिटीज व्हिच केम अंडर द चहमांस और चौहान्स। ऑलराइट, सो नाउ वी आर मूविंग टू लेट्स अंडरस्टैंड। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल। राष्ट्रकूटा जो है सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे होने लग गए? इसका आंसर है द राष्ट्रकूटास वर ओरिजिनली सबऑर्डिनेट्स ऑफ द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका के चालुक्यास के सबऑर्डिनेट थे। राष्ट्रकूटा जो थे पहले अंडर ऑफ चालुक्यास थे। हाउएवर दंती दुर्गा, a Rashtrakuta chief, defeated his Chalukya ruler and became independent. तो दंती दुर्गा जो था, जो राष्ट्रकूटा का चीफ था, वो चालुक्य रूलर को हराया और वो आजाद हो चुका था। He also performed a ritual called हिरण्यगर्भ golden womb which made him a king. और ये राजा बनने के लिए इसने एक क्या कहेंगे, जो पूजा पाठ वाला काम जो होता है, रिचुअल को परफॉर्म किया था, जिसे उसने हिरण्यगर्भ नाम दिया। ठीक है, सोनी की गर्भ। After this, the Rashtrakutas became a powerful dynasty and ruled over large parts of India. और इसके बाद राष्ट्रकूटा जो थे वो एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य बन गया और भारत देश के बहुत सारे हिस्सों में इसका राज भी चला। So it was answer to our fifth question कि how Rashtrakutas become powerful. Our sixth question is what did the new dynasties do to gain acceptance? जो नए डायनेस्टीज थे उन्होंने क्या किया अपने एक्सेप्टेंस पाने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा the new dynasties took several steps to gain acceptance. जो नए डायनेस्टीज थे उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स किए एक्सेप्टेंस को गेन करने के लिए। तो कैसे में? They gave themselves grand titles like महाराजा धीराज ग्रेट किंग। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे टाइटल्स दिए जैसे महाराजा धीराज ग्रेट किंग। They performed rituals to prove they were powerful rulers. वो ऐसे ऐसे काम किया करते थे साबित करने के लिए कि वो बहुत ताकतवर राजा हैं। They gave land grants to Brahmins to earn respect. वो ब्राह्मण्स को, जो उनको संस्कृत का ज्ञान हुआ करता था, तो उन लोग को जमीन दान में दिया करते थे उनका रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए, क्योंकि संस्कृत वो भाषा थी जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत जगह बटी हुई थी, लेकिन ब्राह्मण्स को ज्यादा पता था। They built temples and supported religious activities. इन्होंने मंदिर बनवाए और धार्मिक कार्यों को सपोर्ट भी किया।
दे मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग आर्मीज टू एक्सपैंड देयर पावर एंड रूल इफेक्टिवली। इन लोगों ने ताकतवर सेना को मेंटेन रखा और अपने पावर को विस्तार किया ताकि अच्छे तरीके से रूल कर सके, साम्राज्य कर सके। सो दिस इज हाउ द न्यू डायनेस्टीज गेन एक्सेप्टेंस। इट वाज आवर 6th क्वेश्चन। आवर 7th क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन। तो किस तरह का खेती बाड़ी का काम जो है वो तमिल रीजन में डेवलप हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द चोलास डेवलप्ड मेनी इरिगेशन मेथड्स। चोला जो है उन्होंने बहुत सारे खेती बाड़ी के मेथड को डेवलप किया टू इंप्रूव फार्मिंग, किसानी को बेहतर बनाने के लिए। दे बिल्ड कनाल्स टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स। इन्होंने कनाल्स बनाया ताकि पानी ला सके नदियों से। वेल्स वर डग टू प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स। कुएं खोदे गए ताकि अनाजों को पानी दिया जा सके। ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू स्टोर रेन वाटर। बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाने लग गए ताकि बारिश के पानी को कलेक्ट किया जा सके। एम्बैंकमेंट्स वर मेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग। बाढ़ को रोका जा सके, मतलब पानी जो है कटपिट करके अलग जगह ना चले जाए या फिर कहीं दूसरी जगह ना चला जाए, तो उसने मेड़ बनाए जाने लग गए। फॉरेस्ट लैंड वाज क्लियर्ड एंड लेवर्ड फॉर फार्मिंग। सो दीज जंगल को काट करके खेती बाड़ी लायक जमीन बनाने लग गया। सो दीज आर द फ्यू मेथड्स व्हिच वर यूज्ड टू डेवलप द इरिगेशन ड्यूरिंग द इन द तमिल रीजन। इट वाज आंसर टू आवर 7th क्वेश्चन। आवर 8th क्वेश्चन इज what were the activities associated with the Chola empires? तो Chola temples, not empires. तो Chola temples में कुछ तरीके के एक्टिविटीज हुआ करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा Chola temples were not just for places of worship. चोला का जो टेम्पल था वो सिर्फ पूजा के लिए जगह नहीं था, बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज। वहां पे आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत ही बड़ा केंद्र था वो। सम एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स आर, कुछ एक्टिविटीज जो कि टेम्पल से जुड़े हुए हैं। रिलीजियस रिचुअल्स वर परफॉर्म्ड बाय प्रीस्ट्स। ठीक है, तो पंडितों के द्वारा जो रिलीजियस रिचुअल्स थे वो परफॉर्म किए जाते थे मंदिर में। डांसर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट वर्क इन द टेम्पल्स। तो अलग अलग तरह के प्रोफेशंस के जो लोग थे वो लोग काम करते थे टेम्पल में। पीपल वर एम्प्लॉयड टू क्लीन एंड मेंटेन द टेम्पल। लोगों को रखा जाता था रोजगार पे ताकि टेम्पल का रखरखाव हो सके, वहां की साफ सफाई बरकरार रह सके। क्राफ्ट्समैन एंड ब्रोंज स्कल्पटर्स मेड ब्यूटीफुल आइडल्स फॉर द टेम्पल। तो क्राफ्ट्समैन यानी जो भी कलाकार लोग थे और ब्रोंज के स्कल्पटर्स जो थे तो उन लोगों को बहुत सुंदर बनाया गया था टेम्पल में। टेम्पल्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स। टेम्पल्स यानी जो मंदिर थी उसको जमीन भी गिफ्ट में दिया जाता था। एंड लैंड वाज यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स। उस जमीन पे खेती बाड़ी का काम होता था। टेम्पल्स एक्टेड एज अ बैंक बाय गिविंग लोन्स टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। अब जो मंदिर हुआ करते थे वो बैंक की तरह भी काम करते थे, लोन देने का काम करते थे किसानों और व्यापारियों को। सो दीज आर द फ्यू एक्टिविटीज व्हिच वर एसोसिएटेड विद द चोला टेम्पल्स। It was our 8th question. Our 9th question is, look at map 1 and discuss whether there were any kingdoms in the state in which you live. और तो बच्चों किताब में देखना मैप 1 में और उस बेसिस पे आंसर करना है कि किस तरीके से किस शहर में तुम रह रहे हो जो पहले किसी दूसरा राजा के अंडर में था। ये इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू लिव, जहां पे तुम रहते हो उसके हिसाब से है ये। इसको आंसर अपने से देखने की कोशिश करना बच्चों की, जिस राज्य में तुम रह रहे हो तो मैप 1 से कंपेयर करना कि क्या वो उस राजा के शासन के अंडर में था वो राज्य। इट वाज आंसर टू आवर 9th क्वेश्चन। Our 10th question is, contrast the elections in Uttaramerur with representative पंचायत इलेक्शन। तो अभी के समय में जो पंचायत का इलेक्शन होता है तो उसके बेसिस पे उत्तरामेरूर के इलेक्शन को कॉन्ट्रास्ट करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो हु कुड वोट, उत्तरामेरूर में कौन वोट कर सकता था? जिनके पास जमीन था, जो टैक्स पेयर थे। अभी के समय में जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं यानी 18 और 18 साल के ऊपर के सब वोट कर सकते हैं। हु कुड कॉन्टेस्ट, कौन कौन उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता था? तो ओनली एजुकेटेड एंड ऑनेस्ट मैन विद प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पढ़े लिखे रहने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और जिनके पास अपना जायदाद हो, जमीन हो, उस तरीके के लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, कॉन्टेस्ट कर सकते थे। एनी सिटीजन अबव 21 ईयर्स, और अभी के समय में 21 साल या 21 साल से अबव के जितने भी हैं सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्शन मेथड लॉटरी सिस्टम, नेम्स ऑन पाम लीव्स वर पिक्ड। नहीं तो लॉटरी का सिस्टम के इस्तेमाल से उत्तरामेरूर में इलेक्शन हुआ करता था। अभी के समय वोटिंग थ्रू बैलेट्स और ईवीएम, या तो कागज पे मोहर लगा करके या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के समय मदद से वोटिंग होता है अभी के समय में। फेयरनेस लिमिटेड टू पावरफुल पीपल, तो कितनी ईमानदारी से हो रही है कितनी ईमानदारी से नहीं हो रही है, तो वहां उस समय में तो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था जितना इजिली अभी के समय में अवेलेबल है। तो इसलिए जो ताकतवर लोग थे उन्हीं के हाथ में था कि कितना ईमानदारी से वो चुनाव हो रहा है, कितना ईमानदारी से वो चुनाव नहीं हो रहा है। अभी के समय ओपन फॉर ऑल सिटीजन, अब सबके लिए फेयरनेस से बराबर तरीके से होता है। रिकॉर्ड कीपिंग इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन एंड कॉपर प्लेट्स, तो जो भी रिजल्ट रहा करता था उसको कहीं पे स्टोन पे इंस्क्राइब करवा दिया जाता था, नहीं तो कॉपर प्लेट पे इंस्क्राइब करवा दिया जाता था। दिस वर द, अभी के समय में डिजिटली और ऑन पेपर, तो डिजिटली या फिर डिजिटल तरीके से फिर कागज पे स्टोर करके रखा जाता है। सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन द इलेक्शंस ऑफ इलेक्शंस इन उत्तरामेरूर एंड प्रेजेंटेटिव पंचायत इलेक्शंस। Alright बच्चों, so this is the end of the question answer discussion of the kings and kingdoms. It was the second chapter from the class 7 social science history book. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पे अपलोड हो गया है, उसको तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हो या फिर चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है,
फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो। या फिर बच्चों तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।